जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एनसीईआरटी की इस सीरीज के इतिहास में हम लोग कक्षा 8 के इतिहास हमारा अतीत पढ़ रहे हैं, जहां पर आज का अध्याय ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना है। जी हाँ, इस सीरीज में हम लोग कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि कक्षा 8 का जो हमारा अतीत है, एनसीईआरटी का इतिहास है, ये आधुनिक भारत का इतिहास है। और यहाँ पर खेती में की सुधार जरूरत कैसे पड़ी है, सिंचाई और आपूर्ति प्रबंधन के लिए उन्होंने क्या किया, कुछ महत्वपूर्ण नई व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी, यूरोप के लिए फसल क्या था, भारतीय नील की मांग क्यों थी, गुलाम क्या थे, नील खेती कैसे होती थी, बीघा क्या था, रैयत क्या था। ये आज के महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की सीरीज में पढ़ेंगे। ये एनसीईआरटी के नोट्स आपके लिए काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण हैं। ये मेरे द्वारा निःशुल्क क्लास आप सभी के लिए देशहित में राष्ट्रहित में होगी। जी हाँ, ये लेसन तीसरा है कक्षा 8 के एनसीईआरटी की। कंपनी दीवान बन गई। आइए जानते हैं, पढ़ते हैं। कंपनी दीवान बन गई। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। यह इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ये परीक्षा में पूछा जाता है। बंगाल की दीवानी हाथ जाना अंग्रेज़ों के लिए एक निश्चय ही बड़ी घटना थी। मतलब अंग्रेज़ों को जब बंगाल की दीवानी मिल गई ना, तो उन्हें लगा कि अब एक बड़ी घटना है। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामले की मुख्य शासक बन गई। यह पूरा इम्पोर्टेंट है कि दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब प्रश्न आता है कि कंपनी की आमदनी कैसे होती थी। देखिए, कंपनी दीवान तो बन गई, लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यह थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा भी खरीदे। मतलब भारी भरकम लगान वसूल करना चाहती थी, और वो लेकिन वह इसका आकलन कैसे करे और वह नियमित रूप से मिले, ऐसा करने के लिए वह हिचकिचा रही थी, कैसे वो करे। और उसकी कोशिश ये थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व भी एकत्रित कर ले और बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा भी खरीद ले। 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा, आगे हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, हमने देखा कि 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। जो कुल मूल्य था वो दोगुना हो गया था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी। इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। चीज़ों के बदले क्या करती थी? वो सामान खरीद, मतलब 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब कंपनी के पास जो बंगाल में इकट्ठा हो जाती थी पैसे, उसी से निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। अब खेती में भी सुधार की जरूरत महसूस हुई। कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। ये भी पूछा जाता है कि कंपनी ने अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया। तो कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा भी सौंपा गया। माने इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई। उन्हें किसान से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मृदा स्वास्थ्य संवर्धन। आप कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण पर विचार कर सकते हैं। पहला है मिट्टी की सघन से, वेंचर इंटेलिजेंस कम करें, कवर फसलों को बढ़ाएं और फसल रोटेशन पर ध्यान केंद्रित करें। कार्बनिक संशोधन का प्रयोग करें। तो कृषि सुधार के लिए यह 5 प्रकार के सुधार किए जा सकते थे। आइए
अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ चलते हैं जो आपके एनसीईआरटी सेशन में है। सिंचाई जल आपूर्ति बढ़ाना और प्रबंधन करना। शुरुआती फसल के विकास के दौरान पानी कमी से उत्पादन में कमी या पूर्व उत्पादन की विफलता हो सकती थी। बढ़ते मौसम के दौरान फसल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पानी की आपूर्ति कृत्रिम रूप से की जानी चाहिए। सिंचाई जल आपूर्ति संवर्धन और वर्षा जल संचयन की स्थापना करके आप फसल के लिए आवश्यक पानी की मात्रा की आपूर्ति कर सकते हैं। इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य जल आपूर्ति को नियंत्रित करना है। इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य जल आपूर्ति को नियंत्रित करना और स्मार्ट फ़ोन का उपयोग करके पौधों का निरीक्षण करना। ये तो आज का समय है कि भैया स्मार्टफोन का उपयोग करके हम पौधों का निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस तकनीक का प्राथमिक लक्ष्य जल आपूर्ति को नियंत्रित करना और स्मार्टफोन का उपयोग करके पौधों का निरीक्षण करना। तो यहाँ पर स्मार्टफोन जगह से स्मार्ट तकनीक का उपयोग करके पौधों का निरीक्षण करना हो। ठीक है, अब समस्या क्या क्या थी। अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। दूसरी तरफ गांव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत ही दमनकारी दिखाई दी। किसान लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो कहीं न कहीं सारा लोड, सारी समस्या किसानों पर जाकर टिकी। अगर महल की बात की जाए तो ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में महल का एक राजस्व इकाई थी। यह एक गांव या गांव का समूह होती थी। एक नई व्यवस्था 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार जिसमें 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी गांव के एक एक खेतों का अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था, जिसे महल वाली बंदोबस्त कहते थे। आइए इसको भी देख लेते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी है। तो अब पढ़ेंगे महलवारी बंदोबस्त, जिसमें राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। अब था रैयतवारी व्यवस्था। इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया गया, जिसे रैयतवार या रैयतवारी का नाम दिया गया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था लागू किया, जिसे रैयतवार या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण में परंपरागत जमींदारी नहीं थी, इसलिए उन्हें सीधे किसानों रैयतों से ही बंदोबस्त करना चाहिए। रैयत माने किसान जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। और मुनरो का यह भी मानना था कि अंग्रेजों पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। यूरोप के लिए भी फसलें, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूरोप के लिए फसलें 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी में अफीम और नील की खेती पर जोर लगा दिया, जिसके बाद अन्य फसल जैसे बंगाल में पटसन, असम में चाय, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र में कपास, मद्रास में चावल, संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में गन्ना। ये मिलान करने के लिए सवाल कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इसे भी आप लोग को रटना और याद रखना है। भारतीय नील की मांग क्यों थी, यह भी सवाल झकझोर कर रख देता है कि भाई भारतीय नील की मांग क्यों थी। तो नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस, ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक
कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। भारतीय यहाँ पे गलत लिखा है, टाइपिंग में एरर है, इसे भारतीय। यूरोप में लोग कपड़े को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, इसलिए भारतीय नील की मांग बढ़ने, इसलिए क्या थी, भारतीय जो नील थी उसकी मांग क्या थी, बढ़ने लगी। आगे हम देखते हैं 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में औद्योगिकरण का युग शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की और मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी। बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का 95% हिस्सा हो गया था। अब देखिए किस तरह नील ब्रिटेन में बढ़ता जा रहा है, माने बंगाल में पैदा होने वाली नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया। 1778 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारत का जो नील था ना वो 30% था, लेकिन 1810 जाते जाते नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। यह है नील। अब बागान की बात करें तो एक विशाल खेत जिस पर बागान मालिक बहुत सारे लोगों को जबरन काम करवाता था, जैसे काफ़ी, गन्ना, तंबाकू, चाय और कपास। गुलाम, ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता। गुलाम के पास कोई आज़ादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। दास, नौकर जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव डाली। ताश का एक पत्ता जिस पर गुलाम का चित्र बना होता, जैसे पान का गुलाम। नील की खेती कैसे होती थी, ये आपके भी मन में सवाल आता है, हमारे भी मन में सवाल आता है, कैसे होती है। भिन्न भिन्न स्थानों में नीली खेती भिन्न भिन्न ऋतुओं में और भिन्न भिन्न रीति से होती है। कहीं तो फसल 3 महीने तक खेत में रहते हैं, कहीं 18 महीने तक। जहाँ पौधे बहुत दिनों तक खेत में रहते हैं वहाँ उससे कई बार काट कर पत्तियाँ आदि ली जाती हैं, पर अब फसल को बहुत दिनों तक खेत में रखने की चाल उठती जाती थी। ये शॉर्ट में दिया है एनसीईआरटी में नील की खेती। अब बात करते हैं रैयत। रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयतों के साथ एक अनुबंध, एक सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखिया को भी रैयतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे, जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे। उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज दर पर बागान मालिकों से नगद कर्जा मिल जाता था। बागान मालिक बीज उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर ही रहता था। आगे हम लोग देखेंगे। देखिए वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। मेरे द्वारा क्लासें निःशुल्क चलती हैं, देश हित में, राष्ट्र हित में, और सभी क्लास के लिंक और नोट्स के लिए टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके जुड़े रहिएगा। बात करते हैं बीघा की। ज़मीन के लिए एक माप। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसका क्षेत्रफल करीब 1/3 एकड़ तक तय कर दिया। नील विद्रोह 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। रैयतों ने कसम खा ली कि न वे नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठियों या लाठी डंडों से डरेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये लेसन जो था ग्रामीण क्षेत्र पर शासन का चलना, वो हम लोगों ने एनसीईआरटी का छाट के सीरीज में लेसन 3 के रूप में पढ़ लिया। अब हम इस लेसन से, इस पार्ट से जुड़े हुए एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करेंगे। यह नोट्स आपके लिए अहम है, कुछ की पॉइंट रखे गए थे यहाँ पर, और आप चाहें तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों को साझा कर लीजिएगा। ठीक है, आइए प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं, इस एनसीईआरटी की तरफ। हाँ, नोट संबंधी जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं। मेरे द्वारा क्लासें निःशुल्क आप सभी के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में। यहाँ पर रैयत, महाल, निज, रैयती। तो रैयत यहाँ पर हमने बताया कि रैयत का मतलब किसान होता है। महाल जो होता है ये ग्राम का समूह होता है। रैयत, अगर रैयती की बात की जाए तो ये रैयती ज़मीन पर खेती। निज माने मकान मालिकों को अपनी ज़मीन होती थी, ज़मीन पर खेती। तो यहाँ पर आपने मिलान करके देख लिया।
यूरोप में वुड उत्पादकों से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। किस चीज़ का भैया? नील के। 18वीं सदी आखिर में ब्रिटेन ने नील की मांग किसके कारण बढ़ने लगी? नील की मांग औद्योगिकरण के कारण बढ़ने लगी। कि खोज नील की अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बहुत बुरा असर पड़ा। किसकी खोज? कृत्रिम रंग। जो कृत्रिम रंग था, जब कृत्रिम रंग की खोज हो गई तो रंग जो नील थी उसके अंतर्राष्ट्रीय मांग पर बुरा प्रभाव पड़ा। चंपारण आंदोलन किसके खिलाफ हुआ था? नील बागान मालिकों के खिलाफ था। चंपारण आंदोलन जो था नील के बागान मालिकों के खिलाफ था। तो चंपारण आंदोलन का संबंध नील खेती से ही था। आइए कुछ प्रश्नोत्तर को पढ़ते हैं जो हमारे प्रश्न में था। अस्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। आपके हिसाब से इसके क्या वर्णन हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि इसके प्रश्नोत्तर उतने महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि परीक्षा में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। अस्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। इसे 1793 में बंगाल में लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। उसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अर्जों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन भी मिलेगा। उन्हें लगता था कि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अस्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। इसे 1793 बंगाल में लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता देगी। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। बाकी आपने एक एक क्रम से देख लिया कि उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह भी था कि भविष्य में कभी भी इसका इजाफा नहीं किया जाना था, ठीक है, ताकि उन्हें नियमित रूप से मिलता रहे। अब इसमें समस्याएं क्या क्या थी वो देख लेते हैं। अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वो इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने विफल हो जाते उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी, धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इसमें जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वो राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन जमींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों से ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। लगान चुकाने के लिए उन्हें प्रायः महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। यदि वह लगान नहीं चुका पाता उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। तो ये थी प्रमुख समस्याएं अस्थायी बंदोबस्त की। अब महालवारी व्यवस्था जो थी वह अस्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग थी, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। कि बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिमी प्रांतों के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। यह व्यवस्था निम्नलिखित बातों में अस्थायी बंदोबस्त से अलग थी। गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़कर हर गांव या ग्राम समूह से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। अगला, इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने, उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। अब अगला जो प्रश्न है, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था के कारण पैदा हुई समस्या को बताइए। इसको भी हम लोग देखते हैं कि भैया क्या समस्या जन्म ले ली। ये प्रश्न नंबर आपका 5 है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर उनमें समस्याएं दिखाई देने लगी। जैसे जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे। अगला, रैयत गाँव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गाँव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों से संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी। रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे? रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे?
किसानों को नील बहुत ही कम कीमत पर दी जाती थी। कर्जों का सिलसिला भी कभी समाप्त नहीं होता था। धान की खेती में बाधा कर्जा ऋण देने के वाले बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी ज़मीन में ही नील की खेती करे, परंतु समस्या यह थी कि नील के पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती थी, वे मिट्टी की सारी शक्ति खींच लेती थी। अतः नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं की जा सकती थी। तो रैत नील खेती से क्यों कतरा थे? क्योंकि किसानों को नील बहुत कम कीमत दी जाती थी। कर्जों का सिलसिला तो कभी समाप्त नहीं होता था। धान की खेती में बाधा कर्जा ऋण देने वाले बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपनी सबसे अच्छी ज़मीन में ही नील खेती करे, लेकिन समस्या ये थी कि नील के पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती थी, वे मिट्टी की सारी शक्ति खींच लेते थे। अतः नील की कटाई के बाद वहाँ धान की खेती नहीं हो सकती थी। किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया? किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन जो था वो धराशायी हो गया? आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, बंगाल प्रदेश नील का सबसे बड़ा उत्पादक था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी, परंतु किसानों के लिए खेती बहुत ही दमनकारी थी। बागान मालिक इनका खूब शोषण करते थे और उन पर तरह तरह के अत्याचार भी करते थे। तंग आकर किसान विद्रोह पर उतर आए। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। उन्होंने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले, तीर, कमान से लेकर नील की फैक्ट्रियों पर धावा बोलने लगे। स्त्रियां अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। बागान मालिकों की ओर से लगान वसूली के लिए आने वाले गुमास्ता एजेंटों की जमकर पिटाई की गई। रैयतों ने कसम खा ली कि न तो वे नीली खेती के लिए कर्जा लेंगे और न ही बागान मालिकों के लाठीधारी गुंडों से डरेंगे। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार की किसी और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। जब नील खेती वाला जिलों में विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में इन जिलों का किया। रैयतों को लगान की सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे सामने निकल कर आएंगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार किसी और व्यापक विद्रोह खतरे से डरी थी। जब नील खेती वाले जिलों में विद्रोह की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 में इन जिलों रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। मजिस्ट्रेट एस्ले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। इस नोटिस का आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया नील की खेती न करने की आज्ञा दे दी। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोटक स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था, परंतु उसकी कार्रवाई किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। सरकार को विद्रोही किसानों से बागान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी स्थापित किया गया। इस आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया और किसानों के साथ जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील खेती रैयत के लिए लाभ का सौदा नहीं है। आयोग ने रैयतों से कहा कि वे वर्तमान अनुबंधों को पूरा करें, परंतु आगे से वे चाहें तो नीली खेती बंद कर सकते हैं। इस विद्रोह के बाद बंगाल के बागानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। तो ये एक बड़ा प्रश्न था जो आपके लिए था और इसके कई बड़े माने भी निकल के आए कि किन परिस्थितियों में बंगाल में नील उत्पादन धराशायी हो गया। वैसे आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे या यूट्यूब पर या कहीं भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर, ये मेरे द्वारा सभी को ये क्लासें निःशुल्क देशित में राष्ट्रित में है। टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, साथ में नोट्स बनाते चल सकते हैं। जहाँ जरूरत पड़ सकती है इन प्रश्नों की स्क्रीनशॉट भी आप रख सकते हैं। ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी की पूरी सीरीज 6 से लेकर 12 तक ई-लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं, जो यहाँ पर उपलब्ध है। इसके नोट्स घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के द्वारा। वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सभी का। मिलते हैं एनसीईआरटी के फिर अगले सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।